अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान। फार्म डी थर्ड प्रो फार्माकोलॉजी कीमोथेरेपेटिक एजेंट की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जिसके अंदर 2 लेक्चर मैंने बना लिए हैं, जिसमें मैंने कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, पैथोजेनेसिस के बारे में बताया था, एंड देन हमने स्टार्ट किया था एंटी मेटाबोलाइट्स, जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ड्रग है। तो एंटी मेटाबोलाइट वन ऑफ द सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ड्रग है, जिसको हमने पढ़ लिया था। तो ये हमने ड्रग्स कर ली हैं, ठीक है। ये पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा तो वो यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रहा होगा। देन अभी ये एक सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि खाली एस फेस पे नहीं करती, वो मेटा फेस पे भी करती है, G2 फेस पे भी करती है, वो भी हमने डिस्कस करनी है। तो हम सबसे पहले हम सेल की डायग्राम देख लेते हैं और देन हम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स उसके ऊपर एक्ट करती हैं। देन हम लाइन वाइज ना उनको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, बट इस क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्काइलेटिंग एजेंट है, प्लेटिनम कंपाउंड्स है, ठीक है, नीचे या टोपोआइसोमरेजेस है, मतलब कि यहाँ पर सेल साइकिल स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मिक्स है। तो अगर जनरल वे में क्लासिफिकेशन पूछी जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में तो आपने ऐसी ही लिख देनी है, बट अगर वो पूछे सेल साइकिल स्पेसिफिक कौन सी ड्रग्स हैं तो उसके लिए आपने जो क्लासिफिकेशन लिखनी है वो है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये। और एक सवाल तो ऐसा भी आया है, उन्होंने कहा है कि सेल की डायग्राम बनाएं और उसके ऊपर शो करें, बस आपका 10 नंबर का 20 नंबर का सवाल यही कवर हो जाएगा। तो जो अगर इस तरह का सवाल आए तो आपने इस तरह की डायग्राम बनाकर उसी के ऊपर शो कर देना है, जैसे इस तरह इन्होंने किया हुआ शो। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या पढ़ लिया और अब क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने एंटी मेटाबोलाइट्स हमने कर लिए, ठीक है, ये हमारे डन हो गए। अब हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं साइटोटॉक्सिक वो हम कंप्लीट कर लें। उसके अंदर सबसे पहले माइटोटिक पॉइजन्स आते हैं, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कोग्नोजी में भी। और माइटोटिक पॉइजन्स में एक और क्लास आती है, मतलब कि इसमें होती है विनका एल्केलाइड्स एंड दूसरी क्लास होती है टैक्सिल्स, ठीक है, पैक्लीटैक्सिल इज वन ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर ये इसका एक्शन होता है माइटोसिस पे, एम फेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक्स जो है ना, एंटीबायोटिक्स उसमें बहुत सी एंथ्रासाइक्लिन्स जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, बट उन सब में से एक ब्ल्यूमाइसिन जो कि एंथ्रासाइक्लिन नहीं है, वो अलग क्लास है, तो वो भी एंटीबायोटिक है लेकिन वो एंथ्रासाइक्लिन नहीं है, तो वो एक्शन उसका है G2 फेज पे, ठीक है, हम पढ़ेंगे। स्टार्ट आई थिंक ब्ल्यूमाइसिन से ही मैं लूँगा। देन इसके बाद ये इनका फार्माकोग्नोस्टिक नेम है, ठीक है, ये आप याद कर लें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि कभी कभार फार्माकोग्नोजी में भी पूछा जाता है एंटी ट्यूमर ड्रग्स के बारे में, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है उसमें आपको फार्माकोग्नोस्टिक फीचर आने चाहिए, ठीक है। तो आइनोटिकैन टोपोटिकैन ये टोपो आइसोमेरेज 1 और 2 इनहिबिटर्स है, मींस जनरली टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स, तो यही ड्रग्स आती हैं ब्ल्यूमाइसिन, ठीक है, टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स, वेनका एल्कलाइड्स, टेक्सेन्स एंड एंटीमेटाबोलाइट्स, ये सारी ड्रग्स जो है ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है। इनका देख सकते हैं एक्शन जो है वो स्पेसिफिक टू द सेल साइकिल है, सेल साइकिल के जो फेज है उनमें स्पेसिफिक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ देम क्लासिफिकेशन विच इज ब्ल्यूमाइसिन एंटीबायोटिक्स में से। पहले हमने एंटी मेटाबोलाइट्स पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, तो जिसने नहीं देखा वो यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रहा होगा लेक्चर, वो लाजमी देखें, मुझसे नोट्स लें, मेरे ग्रुप में ऐड हो लाजमी। और आप लोग के लिए एक न्यूज़ भी है, अच्छी न्यूज़ है, आप लोग की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कम्युनिटी की बुक इसी ईयर में आप कंप्लीट करें किसी तरह से, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और मेरी कोशिशों की वजह से ही जो है उसके 2-3 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा, साथ साथ लेक्चर भी चल रहे होंगे, तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अभी मैं कंपाइलेशन कर ही रहा था। तो बैक टू द लेक्चर। सो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया और यही डिटेल आपके लिए इनफ है। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एंटी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि प्यूरिन, पायरिमिडीन्स एंड जो फॉलेट है उनकी सिंथेसिस को रोकते हैं ताकि हमारी न्यूक्लियोटाइड्स ना बन सके, ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडीन्स ना बन सके बेसिकली, या तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट यूज कर लेंगे या पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट या फॉलेट एंटागोनिस्ट, ये सारे क्या करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स की जो डी नोवो सिंथेसिस है उसको रोक लेंगे। और इसमें एक एंजाइम भी होता है थायमिडिलेट सिंथेज, जिसकी इनहिबिशन की वजह से ये सारा पाथवे रुक जाएगा। और दूसरा एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब इन दोनों की इनहिबिशन की वजह से पूरा पाथवे स्टॉप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और इससे जो है डीएनए नहीं बन पाता, ठीक है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो बेसिकली नहीं हो पाती इन द एस फेज, क्योंकि हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन एस फेज। मेथोट्रेक्सेट, प्रालाट्रेक्सेट, ठीक है, पेमीट्रेक्स्ट, मैंने बताया था प्यूरिन में आपको एंड पे प्यूरिन देखने को मिलेगा या INE, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीन या सिल, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स थी, एडवर्स इफेक्ट आप इनके अच्छे से याद कर लेगा। देन अब हम दूसरी सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले एंटीबायोटिक एज अ होल सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है। एंटीबायोटिक्स कैन एक्ट, इनका जो एक्शन होता है कैन एक्ट आइदर स्पेसिफिकली ऑन द सेल साइकिल विच इज एक्सेप्शनल केस विद ब्ल्यूमाइसिन। ब्ल्यूमाइसिन जो है वो सिर्फ सेल साइकिल स्पेसिफिक है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस सेल साइकिल किस फेज के ऊपर इसका एक्शन है, ठीक है।
सॉरी मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। ब्लियोमाइसिन सेल साइकिल स्पेसिफिक है, आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। और ये जो एंटीबायोटिक्स एंथ्रासाइक्लिन क्लास है, इसको हम अपने नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स अगर आपको नजर आ रहा है सही तरह से, अगर नहीं आ रहा तो पीडीएफ देख लेगा। ओ देयर एक्शन, ठीक है, ओ देयर साइटोटॉक्सिक एक्शन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, साइटोटॉक्सिक एक्शन प्राइमरली टू देयर इंटरेक्शन डायरेक्टली विद द डीएनए। अच्छा, अब होता क्या है, ये एंटीबायोटिक्स ना करती क्या है, अब मैं इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स हर वो ड्रग नहीं होती, आपने सुना होगा, अब डेफिनेशन बाय डेफिनेशन एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बट एंटीबायोटिक्स अब आकर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं बायोस से, लिविंग थिंग्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और यूज किस लिए होती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर कहीं पर भी बैक्टीरिया का नाम नहीं आया, वो होती है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स विच आर स्पेसिफिक टू द बैक्टीरिया। अब ये एंटीबायोटिक्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट है, ये भी हेल्पफुल है ह्यूमंस के लिए। डेफिनेशन की पहली जो बात थी वो पूरी होगी। दूसरी बात ये है नेचुरल सोर्स, लिविंग सोर्स से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी बात भी पूरी होगी। तो इस वजह से एंटीबायोटिक्स इनका नाम है। एंटीबायोटिक्स में एंथ्रासाइक्लिन्स आती है, ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल है, सेल साइकिल स्पेसिफिक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का जो मेन मैकेनिज्म है ना दोनों में, एंथ्रासाइक्लिन और ब्लियोमाइसिन में, ये करती है डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, ऑन डीएनए, डीएनए के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लियोमाइसिन, डीएनए के ऊपर ये नॉन स्पेसिफिकली डायरेक्ट एक्शन करते हैं। ब्लियोमाइसिन भी डीएनए के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करती है, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं, सॉरी स्पेसिफिकली करती है। और जो एंथ्रासाइक्लिन है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, ये डीएनए इसके ऊपर डायरेक्टली बाइंड कर जाएगी या डायरेक्टली डिग्रेड कर देगी डीएनए को, या डायरेक्टली कुछ ना कुछ करके डीएनए को ब्लॉक कर देगी, डीएनए की रेप्लिकेशन को। ये एंटीबायोटिक्स इस तरह से काम करती हैं। और ब्लियोमाइसिन उसमें से स्पेसिफिकली G2 फेज पे काम करेगी, ठीक है, G2 फेज पे। अब G2 फेज होता क्या, मैंने अच्छे से पहले सबसे पहले लेक्चर में बता दिया था कि उसमें होता क्या है, ठीक है। तो ब्लियोमाइसिन इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर चिलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड्स, ये आप लिख लेंगे, इंट्रो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये बीआरएस में लिखा हुआ था। कॉपर चिलेटिंग मतलब कि मेटल कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। इट इज सेल साइकिल स्पेसिफिक दैट कॉज सेल टू अरेस्ट इन G2 फेज। मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैं जूम कर लेता हूं जरा। ब्लियोमाइसिन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद आयरन, ठीक है। अब एक और एमसीक्यूज, ये G2 में ही एक्ट क्यों कर रही है। जो G2 फेज होता है ना वो प्रेपरेटरी फेज होता है किसी भी सेल का, उसके अंदर बहुत से जो होते हैं प्रेपरेटरी रिएक्शन हो रहे थे, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसके लिए आयरन एंड फॉलेट की बहुत जरूरत होती है। तो आयरन इज अ कंपाउंड विच इज नेसेसरी फॉर द प्रेपरेटरी फेज ऑफ सेल विच इज G2। तो दैट्स वाई आयरन की बहुत ज़्यादा इधर ज़रूरत होती है, आयरन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। और ये स्पेसिफिक ब्लियोमाइसिन इसीलिए G2 पे एक्ट करती है क्योंकि ये बाइंड करती है आयरन के साथ, और आयरन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है विच इज़ कॉल्ड ब्लियोमाइसिन आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपने ये बातें याद रखनी है, ये लाइंस याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। देन ऑक्सीडाइज, अब ये आयरन जो है ये जब ब्लियोमाइसिन के साथ अपना कंपाउंड बना देगा ना, तो ये आयरन जो है ये अपनी पॉजिटिव 2 फॉर्म में नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडेशन इसमें हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये बन जाएगी आयरन की पॉजिटिव 3 फॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ठीक है। इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से सेल में अब अजीब अजीब रिएक्शन होंगे, और वो रिएक्शन क्या होंगे, एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड आयन, ये रिएक्शन होंगे। सुपर ऑक्साइड आयन बनेंगे, हाइड्रोक्साइल रेडिकल बनेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सल, विच अटैक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ डीएनए। आपको पता है डीएनए के जो अंदर बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सल्फर बॉन्डिंग होती है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर ये एक्शन करेंगे ब्लियोमाइसिन डायरेक्टली बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन स्पीशी, ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशी, सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स। और वो क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, रिजल्टिंग इन द स्ट्रैंड ब्रेकेज। तो ये था इसका मैकेनिज्म, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आप इसको हल्का सा याद कर लेंगे, माइंड मैप बना लेंगे, डायग्राम देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में लिखी हुई है, आईवी सबकुटेनियसली इंट्रामस्कुलरली, हाई इन लिवर एंड किडनी, ठीक है। इसकी जो मतलब कि कंसंट्रेशन होती है वो लिवर एंड किडनी में बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई डोज डिपेंडेंसी इसमें आ जाती है। थेरापेटिक यूज़ देख लेते हैं, और ये मेटल कंटेनिंग कंपाउंड भी तो किडनी पे इफेक्ट इसका कहीं ना कहीं होता है। थेरापेटिक यूज़ देख लेते हैं, प्राइमरली यूज्ड इन द टेस्टिकुलर कैंसर्स, ये वाहिद है जो कि बहुत ज़्यादा जो है बाइज्ड है टेस्टिकुलर कैंसर में, तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, हॉजकिन लिम्फोमास के लिए। एडवर्स इफेक्ट पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब एक लेटर याद रख लें, बी, ब्लियोमाइसिन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी। तो बी ड्रग जो भी होगी ना, अभी एंटी कैंसर में मैं बात करूं, तो वो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी करेगी, ठीक है। मैं आगे जाकर जब बोल सल्फान पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी आपने बी से याद रख लेना है, तो ये स्पेसिफिक इसका एडीआर है। एंड कैन कॉज टोटल पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फेटल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सॉरी फेटल ही लिखा हुआ था।
माइलो सप्रेशन जो कि आम है सब एंटी कैंसर में, एंड हाइपर पिगमेंटेशन ये भी आम है ऑफ स्किन एंड हैंड्स। जो कि मेन बात है ना वो मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, पल्मोनरी फिब्रोसिस, ठीक है, पल्मोनरी फिब्रोसिस जिसको हम पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये था ब्ल्यूमाइसिन का सारा मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया। अब ब्ल्यूमाइसिन का यहाँ पर डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। ब्ल्यूमाइसिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशी बनाएगी, और वो क्यों बनेगी, जब आयरन Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। ब्ल्यूमाइसिन डन डन। अब देन आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रग के ऊपर। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है वो नॉन स्पेसिफिक में आ जाते हैं, दैट्स वाई हम इसको इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। देन मैं पास्ट पेपर पे भी जाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है पास्ट पेपर को, ठीक है। तो प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इसी में आ जाते हैं, नॉन स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं। देन आते हैं हमारे माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स विच आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल पॉइजंस, या इसको हम कहते हैं माइटोटिक पॉइजंस, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था माइटोटिक पॉइजंस। माइटोटिक पॉइजंस में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन विच आर द अम्ब्रेला ऑफ वेनका एल्कोलाइड्स। तो वेनका एल्कोलाइड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेनका एल्कोलाइड्स आते हैं, फिर टैक्सेन्स आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स नाम से जाहिर है कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो फॉर्मेशन होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेजर कॉन्सेप्ट आपने समझना है, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल की जो डीपोलीमराइजेशन नहीं करवाते, ठीक है, वो हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल्स को नहीं तोड़ते। इन सम केसेस वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ते हैं, और वो इतना ज़्यादा जोड़ देते हैं कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो डीस्टेबलाइज, टूटने से डीस्टेबलाइज होती हैं और जोड़ने से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होती हैं, सुपर स्टेबलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एम फेज में, माइटोसिस में, मेटा फेज में यहाँ पर हमें एक अरेस्ट देखने को मिलेगा, माइटोटिक अरेस्ट। दीज ड्रग्स डिस्टर्ब माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। यहाँ पर देखिए मैंने डायनामिक्स की बात की, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो मूवमेंट है, पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन, स्टेबलाइजेशन, सुपर स्टेबलाइजेशन, उसको ये छेड़ेगी। इसको मैंने ऑल टुगेदर डायनामिक्स लिख दिया, विच आर इसेंशियल फॉर द माइटोसिस। दे स्टेबलाइज, पहली बात, ठीक है। जो वेनका एल्कलाइड्स हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे डीस्टेबलाइज, ठीक है। वेनका एल्कलाइड्स डीस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, और दे स्टेबलाइज टैक्सेन्स करेंगे, ठीक है। मैंने टैक्सेन्स के ऊपर डाल दिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड लीडिंग टू द साइकिल अरेस्ट एट एम फेज। दे आर स्पेसिफिक टू एम फेज। व्हाई बच्चों दे आर स्पेसिफिक टू एम फेज? बिकॉज इन एम फेज जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है वो एम फेज में होती है, और जो एक मेटाफिजिक प्लेट बनती है, ठीक है। और वो ये जो माइटोटिक प्लेट है, इसका बनना, इसका टूटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अब मैं बताता हूँ कैसे, पहले प्रोसेस बताता हूँ। ये हमारे सेंट्रियूल्स हैं, ठीक है। सेंट्रियूल्स पोल्स पे चले जाएंगे अपोजिट, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होगी जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बनी होती है? एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट से बनी होती है, आपको पता है, ठीक है। और ये इसमें एक रोल होता है एक प्रोटीन का जिसको हम कहते हैं बीटा ट्यूब्यूलिन। बीटा ट्यूब्यूलिन क्या करती है? एक्टिन मायोसिन को गैदर्ड करती है कि ये जुड़े, छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़े एक्टिन मायोसिन के और एक बड़ी स्पिंडल फाइबर बना दे। तो ये एक बड़ी स्पिंडल फाइबर ये बनी, ठीक है। फिर इस तरह से स्पिंडल फाइबर बन के ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स पे जाकर एक्ट करती है, उसके ऊपर जुड़कर इनको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और ये खींच कर यहाँ पर ले आते हैं और दो क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। अपने डॉटर क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। तो दैट्स वाई मेटाफेज इज इंपॉर्टेंट, इज हाईली इंपॉर्टेंट इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी जब ये दो में डिवाइड होगा। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरेल्बिन, ठीक है, ये आईवी में दी जाती है। ये क्या करते हैं? डीस्टेबलाइज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। विनका एल्कलाइड्स एल्कलाइडल क्लास है, ठीक है। और ये जो फार्माकोग्नोस्टिक इसके जो फीचर्स है वो आप देख लेगा, क्योंकि एंटी ट्यूमर ड्रग्स में ये भी आती है। कॉल्चिसिन है, विनका एल्कलाइड्स है, और पोडोफाइलम्स है, ठीक है, और टैक्सेन्स भी। These agents are cell cycle, ठीक है। सेल साइकिल स्पेसिफिक है एम फेज पे एंड फेज स्पेसिफिक बिकॉज दे अरेस्ट द माइटोसिस एट मेटाफेज। दे बाइंड टू द बीटा ट्यूब्यूलिन, ये बीटा ट्यूब्यूलिन पे बाइंड करेंगे, ठीक है। और बीटा ट्यूब्यूलिन को कहेंगे भाई बीटा ट्यूब्यूलिन अपना काम बंद कर दो, अभी जो है हमने जो है मेटाफेज प्लेट नहीं बनानी, ठीक है, मेटाफेज होने ही नहीं देना। तो ठीक है, बीटा ट्यूब्यूलिन रुक जाएगी। बीटा ट्यूब्यूलिन जब रुकेगी तो इनहिबिशन हो जाएगी माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन की। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बन रही हैं ये नहीं बनेगी, माइनस में मैंने लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन इनहिबिटेड हो जाएगी, ठीक है। प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये क्या करेंगे? विनका एल्कलाइड्स स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देंगे। जब बनेंगे नहीं तो ये यहाँ पर अटैच नहीं होंगे और ये अधूरे रह जाएंगे, ये बीच में ही टूट जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी। और एम फेज पे अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज पे। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, ठीक है, ट्यूमर, सार्कोमास, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास, चिल्स, ठीक है, फिलिबाइटस ड्यूरिंग इंजेक्शन, ये आपने सर्च करना है। ये एक एट द साइट ऑफ इंजेक्शन वाली कंडीशन है, ये आपने मुझे बतानी है। नोजिया, वॉमिटिंग, एलोपेशिया आम है, ये सारे आम चल रहे हैं अभी तक। माइलोसप्रेशन कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये है मेजर। वेनका एल्कलाइड्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। देन हम चलते हैं
दूसरी सब डिवीजन में विच आर टैक्सिन्स, ठीक है, पैक्लीटैक्सिल, डॉकीटैक्सिल, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। ये डिस्टेबलाइजेशन करवाती है, मतलब कि पॉलीमराइजेशन नहीं होनी देती, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनने देती। और ये वाली जो ड्रग है ये उलट काम करती है। ये क्या करती हैं, बोथ ड्रग्स आर एक्टिव इन द एम फेज बट अनलाइक वैनका एल्कलाइड्स दे प्रमोट द पॉलीमराइजेशन, मतलब कि पॉजिटिव का निशान मैंने एरो डाला हुआ है, ये इसको बनाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई दे एक्ट ऑन द लेट स्टेज ऑफ मेटाफेज, मतलब कि जब ये यहाँ पर जुड़ जाती है ना स्पिंडल फाइबर, ये जुड़ गई, ठीक है। अब ये जुड़ गई, इन्होंने अब टूटना भी तो है ताकि ये दो क्रोमोसोम जो है, क्रोमाटिड्स जो है, वो इधर आ जाए एक और एक इधर आ जाए, तो ये खींचेंगी ना, मतलब कि डीपोलीमराइजेशन होगी, डीस्टेबलाइजेशन होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्सिल्स जो है वो बेसिकली स्टेबलाइज कर देंगे द माइक्रोट्यूब्यूल्स, या पॉलीमराइजेशन करवा देंगे, इसमें और ऐड करेंगे, जिससे ये इसी फेज में अरेस्ट हो जाएगा, लीडिंग टू द सेल डेथ, ठीक है। पैक्लीटैक्सिल हैज गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, याद रखना है आपने, ठीक है। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, जिसका जो मेटास्टाइज हो जाता है विद द कम्बिनेशन ऑफ सिस्प्लेटिन, हम पढ़ेंगे। पैक्लीटैक्सिल हमने पढ़ ली है। कैन ट्रीट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, कौन से स्मॉल सेल लंग कैंसर हमने पढ़ा था जो कि एंटी मेटाबोलाइट ट्रीट करते हैं, लेकिन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है ये टैक्सिल्स ट्रीट करते हैं, ये हमने सारा पढ़ लिया है। एडीआरस, पैनसाइटोपिनिया, ये सब में ही होता है तकरीबन। न्यूरोपैथी, पैनसाइटोपिनिया पता है ना आपको, नहीं पता कमेंट कर लें। न्यूरोपैथी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड हाइपोटेंशन। पैनसाइटोपिनिया असल में कलेक्टिवली प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड एरिथ्रोसाइट्स की जो कमी होती है उसको पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। अब हम लास्ट ड्रग क्लासिफिकेशन के ऊपर चलते हैं जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक है, जो कि हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है। इसके बाद हम अगली क्लास में, अगली मतलब के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नए लेक्चर में डिस्कस हमने करना ये है कि कौन सी ड्रग्स जो कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, मैं सिमेट्री से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक चीज़ आपको समझ में आए। टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स, याद है आपको मेरा पहला लेक्चर, मैंने टोपो आइसोमरेज के बारे में आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। दोबारा बता देता हूँ कि रेगुलेशन ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग, जब डीएनए ना सुपर कॉइल होता है, सुपर कॉइल, ठीक है, उसकी रेगुलेशन, मतलब कि रेगुलेशन, खुलना, बंद होना, कटना और दोबारा जुड़ना, इसको हम रेगुलेशन कहते हैं। इज वाइटल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन। सारे जो बायोएनर्जेटिक प्रोसेस है ये सारे रुक जाएंगे, ठीक है। टोपोआइसोमेरेजेस आर एंजाइम विच अल्टर्स द सुपर कॉइलिंग, मतलब कि इनका क्या काम है, 3 काम है, मैंने आपको बताए थे। सुपर कॉइलिंग को अनकॉइल करेंगे, इट कट्स 1 डीएनए, टोपोआइसोमेरेज 1 जो है वो 1 स्ट्रैंड को करेगा, मतलब कि 1 डीएनए कह रहा हूँ, 1 डीएनए के 1 स्ट्रैंड को, और बोथ स्ट्रैंड्स को, टोपोआइसोमेरेज 2 ऑफ द डीएनए एंड रिलैक्स द कॉइल। दूसरा काम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कट करेंगे, दो काम हो गए, 2 एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो तीसरा काम इनका होता है व्हेन दे एक्सटेंड्स डीएनए अल्टर आफ्टर कटिंग सुपर कॉइलेशन दे ऑल्सो रीलाइगेज, इसको हम कहते हैं रीलाइगेशन, और ये होता है एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर आपको पता है कि एस फेज के अंदर क्या होता है, तो दैट्स वाई एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। रीलाइगेज, देखें डीएनए सुपर कॉइल से अनकॉइल होगा पहला, दूसरा डीएनए जो है वो सुपर कॉइल जो हुआ है उसको अब क्या होना है, कटना है, वो कटेगा एक जगह से ताकि वो रीड हो, उसका स्पेसिफिक जो स्ट्रैंड है वो रीड हो। टोपोआइसोमेरेज 1 एक स्ट्रैंड काटेगा, टोपोआइसोमेरेज दोनों स्ट्रैंड काटेंगे। जब कट गए, रीड हो गया, जो उससे चेन थी वो बन गई। अब जब बन गई तो उस तो पुराने डीएनए को जुड़ना भी तो है ना, ग्लू भी तो लगनी है ना, तो उस प्लस्तर वाली सिचुएशन को, उस ग्लूइंग वाली सिचुएशन को हम कहते हैं रीलाइगेशन या रीलाइगेज, और ये लाइगेज एंजाइम से भी होता है और टोपोआइसोमेरेज का एक पार्ट होता है लाइगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टोपोआइसोमेरेज 2 दो स्ट्रैंड्स को करेगा और 1 जो है एक स्ट्रैंड को। टोपोआइसोमेरेज 1 आर डिवाइडेड इनटू आइरिनोटिकैन, टोपोटिकैन। टोपो से आपने याद रख लेना है, टोपो 1 है तो टोपोटिकैन, ठीक है। आइरिनोटिकैन इसके साथ आपने टिकैन प्रीफिक्स लगा लेना है। और ये कैम्पोथीसिन्स होते हैं, ये आपने उसमें पढ़ा होगा कोग्नोजी में, और ये नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, एंटी ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है इस साथ। मैकेनिज्म, दीज ड्रग्स आर एस फेज सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड इनहिबिट्स टोपोआइसोमेरेज 1। अब ये क्या करेंगे, ये ड्रग्स टोपोआइसोमेरेज को रोक देंगे। क्या होगा इससे, जब टोपोआइसोमेरेज कट कर लेगा डीएनए को तो वो रीलाइगेज नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसका लाइगेशन वाला जो अमल है वो कैंसिल हो जाएगा। जब डीएनए जुड़ेगा ही नहीं तो डीएनए आगे रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, मतलब कि सारा कुछ रुक गया है इस फेज के ऊपर। मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये हमने पहले ही पढ़ा था। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, वो काफ़ी जो है ना कैंसर मिलते जुलते हैं, मतलब कि आपने याद कर लेना कुछ स्पेसिफिक के लिए कौन कौन से हैं। बोन मैरो सप्रेशन, न्यूट्रोपीनिया, माइलोसप्रेशन, आम है इसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट। देन हम चलते हैं टोपोआइसोमेरेज 2 एंजाइम इनहिबिटर्स, एटोपोसाइट, टिनोपोसाइट, ठीक है। पोडोफाइलोमा टॉक्सिन्स हैं, अल्कलाइडल स्पीशीज है, ठीक है। मैकेनिज्म इनका देख लेते हैं। These drug blocks the cell cycle in the S phase by inhibiting the topoisomerase 2 enzyme, ठीक है। वही काम, in this way it breaks the double strand, ये और जालिम तरीके से काम करेंगे, मतलब कि वो एक स्ट्रैंड को कट कर रहे थे, ये दोनों को ही फारिग कर देंगे स्ट्रैंड्स को। ये देखेंगे, एक बार मैंने एरो डाला हुआ, डीएनए ऐसे ब्रेक कर देंगे, और जब दोनों ब्रेक होंगे तो रीलाइगेशन नहीं हो पाएगी, तो डीएनए ऐसे ही ना पड़ा होगा सेल के अंदर और सेल अरेस्ट हो जाएगा अपने मेटाफेज पे, और ये यहाँ से टूट गया। अब ये आगे रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, जो मर्जी हो जाए, रेप्लिकेट होगा भी तो एबनॉर्मल डीएनए रेप्लिकेट होगा, वो फिर सेल साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। रीलाइगेशन नहीं हो पाएगी। स्मॉल सेल लंग कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर एंड लिम्फोमास, सेम एज टोपोआइसोमेरेज 1, इसके एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोटेंशन इसमें देखने को मिलता है।
कंसीडर कर लेगा हाइपोटेंशन के स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट में। तो ये था सारा एक ओवरव्यू। आज हमने कंप्लीट कर दिया अपना जो पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीयू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो लंबी है बट लाजमी देखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हमने अभी तक किया क्या क्या है, ठीक है। फार्माकोलॉजी लिपनकॉर्ड की बुक से दिखाऊं तो हमने ये एंटीमेटाबोलाइट्स हमने 3 दिन में एंटीमेटाबोलाइट्स एंटी कैंसर में पढ़ ली है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में हमने ब्लूमाइसिन पढ़ ली है, ठीक है। नो डाउट हमने बाकी पढ़नी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने ये पढ़ लिया और टोपोइसोमेरेज में ये पढ़ लिया, ठीक है। तो इतना हमने काम कर लिया। अगर मैं पीयू के पास्ट पेपर्स दिखा दूँ तो पास्ट पेपर्स में हमने क्या क्या कर लिया अब आपको दिखा देता हूँ। हमने स्पेसिफिकली देखें, पहला जो क्वेश्चन है वो हमने इलस्ट्रेट डायग्रामेटिकली सेल साइकिल स्पेसिफिक, ये हमने कर लिया। जो दूसरा पार्ट है डॉक्सीरोबिसिन, अभी ये नहीं किया, ठीक है। अभी हमने पैक्लीटैक्सिल कर लिया, ठीक है, ये हमने कर लिया। इनको हम टैक्सोल्स क्लास भी कहते हैं, टैक्सिन्स भी कहते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक एजेंट्स नेचुरल कंपाउंड्स में एंटीबायोटिक्स आती हैं, लेकिन अभी एंटीबायोटिक्स हमने सारी नहीं पढ़ी। मैं आपको वो भी बताऊंगा वन बाय वन। वैनकाइलकुलाइड्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया स्टूडेंट्स। आपको पता है वैनकाइलकुलाइड्स क्या करेंगे? डीपोलीमराइजेशन करेंगे, सिंपल। दे आर माइटोटिक पॉइजन्स, एमफेस पे एक्ट करेंगे। क्लासिफाई एंटीमेटाबोलाइट्स, ये हमने तो पहले दिन ही पढ़ लिया था। ये बहुत 20 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देख लिया, करना है, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट बार बार आया, ये भी हमने कर लिया। क्लासिफाई एंटी कैंसर ड्रग्स जर्नल आए तो आपने सारी क्लासिफिकेशन लिखनी है, सिंपल। इसमें भी मैकेनिज्म विनक्रिस्टिन मैंने आपको बता दिया है। मेथोट्रेक्सेट एंटीमेटाबोलाइट्स, ठीक है। सेल साइकिल स्पेसिफिक, ये हमने सारे कर लिए, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हमने अभी तक इतना सब कुछ कर लिया। तो ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। और क्लासिफिकेशन आपके सामने 2-2, 3-3 ड्रग्स हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ये हमने डिस्कस कैंसर पैथोजेनेसिस हमने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, पहले लेक्चर में। पैथोजेनेसिस दूसरा सवाल भी हमने कर लिया, बट इसमें अभी ये रह गई है अल्काइलेटिंग एजेंट। देखिए अभी तक हमने 80% एंटी कैंसर पास्ट पेपर में से कर लिया। अब रह गया जो बीच का 20-30%। इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर जो अगले हैं उसमें डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए कमेंट करें और मेरे नोट्स के लिए मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए। जज़ाकल्लाह।